गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख राज और आप देख रहे हैं एनएस एकेडमी। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एनएस एकेडमी में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्लास 6 की पॉलिटी को कंप्लीट कर चुके हैं और हमने क्लास 6 पॉलिटी को कंप्लीट करने के बाद एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी एमसीक्यू की। ठीक है, तो एमसीक्यू पर हम पार्ट 1 वाली वीडियो दे चुके हैं आपको। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 पर और पार्ट 2 में हम चैप्टर 4 से चैप्टर 6 तक के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 से थर्ड तक के क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 में। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 4 से हम स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमको अध्ययन करना चाहिए या फिर क्या कमियां हम कर रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन आंसर का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं स्टार्ट। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वेत लोग दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में रहते थे। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये अश्वेत है। कौन है? अश्वेत लोग। ठीक है, तो अश्वेत लोग दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में रहते थे। देखिए जो ऑप्शन ए है वो है अफ्रीकांस, ऑप्शन बी सोवेटो, ऑप्शन सी ए और बी और डी है इनमें से कोई नहीं। अब आपको सावधानी पूर्वक और समझदारी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन को टिक करना है। ठीक है, आंसर को देना है। तो अब यहाँ पे देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सोवेटो में अश्वेत लोग रहते थे, क्योंकि उनके शहर भी अलग थे, उनकी गाड़ियाँ भी अलग थी, उनके अस्पताल भी अलग थे। ठीक है, उनके रहने सहने का जो गतिविधियाँ थी वो दोनों की अलग अलग थी। ठीक है, तो इसलिए जो उनके शहर थे, जो श्वेत लोगों का शहर था वो अलग था और अश्वेत लोगों का शहर वो अलग था। जो अश्वेत लोगों का शहर था वो था सोवेटो। कौन सा था वो? सोवेटो। ठीक है, तो अब अफ्रीकांस क्या था? ये अफ्रीकांस क्या है? देखिए अफ्रीकांस वहाँ पे श्वेत लोगों की भाषा थी। ठीक है, क्या थी? श्वेत लोगों की भाषा। जो श्वेत लोग जिस भाषा को बोलते थे उस भाषा को अफ्रीकांस भाषा के नाम से जाना जाता था। और जो अश्वेत लोग थे जो सोवेटो शहर में रहते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो बोलते थे जुलू। वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो जुलू बोलते थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? ठीक है, ये आप सभी जानते हैं ज़्यादातर। देखिए यहाँ पे विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 1994 में अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1928 में क्या हुआ था? 1928 में इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार मिला था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था 1928 में इंग्लैंड में, और 1920 में अमेरिका में मिला था। ठीक है, ये सब मैं आपको बताया था। अब आप बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, ध्यान से आपने समझा होगा। तो यदि आपने ध्यान से नहीं समझा है तो आप सभी यहाँ पे गलती कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ शांतिपूर्वक और ध्यान से समझे जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? इनको भी आप सभी जानते हैं। देखिए ऑप्शन ए भागीदारी हो जाएगा, बी विवादों का समाधान, सी समानता एवं न्याय और डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी ने सही किया होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि विकल्प यहाँ पे जो हम दिए हैं इन विकल्प में हमने सभी लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों को ही दिया है। जैसे कि भागीदारी लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व होता है। ठीक है, फिर भागीदारी के अंदर कौन कौन से तत्व आ रहे हैं वो मैं आपको खोल कर बताया था चैप्टर जब मैं आपका अध्ययन करा रहा था। ठीक है, उसके बाद विवादों का समाधान, ये भी एक लोकतांत्रिक सरकार का महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद समानता एवं न्याय, ये दोनों भी लोकतांत्रिक सरकार के महत्वपूर्ण तत्व है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि कृष्णा राजा सागर बांध कहाँ स्थित है। देखिए कृष्णा राजा सागर बांध के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से वहाँ पे बताया, स्टेप बाय स्टेप में इंडिकेट करते हुए चल रहा था वहाँ पे। देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु, कोरेगांव, केरल। अब यहाँ पे देखिए जो ये कर्नाटक है, कर्नाटक में कौन सा बांध है? कर्नाटक में है कृष्णा राजा सागर बांध। ठीक है, कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी पर। अब उसके अलावा तमिलनाडु में कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? वो है मेटूर बांध। ठीक है, अब जो ये कृष्णा राजा सागर बांध है ये ऊपरी छोर पर स्थित है और ये निचले छोर पर स्थित है, और जो ये कावेरी विवाद है ना ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। इसीलिए है यदि जो ये है कृष्णा राजा सागर बांध, अगर इससे कर्नाटक पानी नहीं छोड़ता है तो तमिलनाडु के मेटूर बांध में पानी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जब
कृष्णा राजा सागर बांध से ही पानी छोड़ता है कर्नाटक, तभी तमिलनाडु के मेटूर बांध में पानी पहुंच पाता है। और इस चीज को लेकर उनमें क्या हुआ, विवाद बना हुआ है। ये ऊपरी छोर पर पड़ रहा है, ये निचले छोर पर पड़ रहा है तमिलनाडु के, ठीक है। तो अब ये कोरेगांव क्या था, कोरेगांव था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उसके साथ जो भेदभाव की जो एक कथा थी, जातिगत भेदभाव की, जब वो अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, महाराष्ट्र में पड़ता है ये कोरेगांव, ठीक है। कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो ये सभी आप जानते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड का मुखिया कौन होता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पे देखिए वार्ड नगर में भी होता है, ठीक है, उसके अलावा गांव में भी होता है। एक ग्रामीण वार्ड होता है, एक नगरीय वार्ड होता है। नगरीय वार्ड का जो पंच होता है, नगरीय वार्ड का जो मुखिया होता है वो पार्षद होता है। कौन होता है, वो पार्षद होता है। और जो ग्रामीण वार्ड का मुखिया होता है वो कौन होता है, वो पंच होता है। वो कौन होता है, पंच, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है वो सरपंच होता है, ठीक है। तो अब सचिव के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे पंच जो होता है इसको कहीं कहीं पे मेंबर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, मेंबर के नाम से, ठीक है। ये सभी आपको मैं डिटेल से वहाँ पे बताया था ना, आप सभी जानते हैं पार्षद के बारे में, सरपंच के बारे में, पंच के बारे में। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिव के बारे में पहचानिए क्या सत्य है और क्या असत्य है। देखिए विकल्प ए है, सचिव ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का एक ही होता है। यानी ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों का सचिव एक ही होता है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सत्य है, ठीक है। ग्राम पंचायत का भी और ग्राम सभा का सचिव एक ही होता है, ये हो जाएगा सत्य। उसके अलावा ऑप्शन बी है, ग्राम पंचायत का सचिव अलग और ग्राम सभा का सचिव अलग होता है। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य। भाई ग्राम सभा का सचिव और ग्राम पंचायत का सचिव क्या है, अलग अलग थोड़ी ना होता है, एक ही तो होता है सचिव, ठीक है। पूरे एक गांव का एक सचिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी, सचिव का दूसरा नाम पंच होता है, ये भी असत्य है, क्योंकि भाई पंच तो अलग होता है। पंच कौन होता है, पंच अलग होता है। पंच जो वार्ड का मुखिया होता है गाँव में, ठीक है, गांव में वार्ड का मुखिया को पंच कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी, सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को बुलाना और उनका रिकॉर्ड रखना होता है, ये बिल्कुल सत्य है। जो सचिव का काम होता है एक गांव में वो है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को बुलाना, ठीक है, उसके सदस्यों को बुलाना और उस पंचायत में क्या हुआ है या उस ग्राम सभा में किस पर बातचीत चल रही है उसका रिकॉर्ड रखने का काम कौन करता है, सचिव करता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल ग्राम पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाता है। देखिए विकल्प है यहाँ पे, अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने वालों को, ठीक है। ऑप्शन बी, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सदस्यों को। ऑप्शन डी, पार्षद को, और ऑप्शन सी, पार्षद को, और ऑप्शन डी, इनमें से कोई को नहीं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब मैं चैप्टर का अध्ययन कर रहा था निर्मल ग्राम पुरस्कार के बारे में, ठीक है। निर्मल ग्राम पुरस्कार के बारे में मैंने आपको बताए थे, महाराष्ट्र में एक महिला को मिला था, ठीक है। अब ये किस आधार पे मिला था, ये मिला था उस महिला को उसकी पंचायत में उसने उल्लेखनीय काम किया था। उसकी जो उसके जो गांव की जो पंचायत थी उसने अपनी ग्राम पंचायत के लिए उल्लेखनीय काम किया था, यानी बढ़िया काम किया था या विकास के लिए काम किया था, ठीक है। अब वो विकास किसी भी दिशा में हो सकता है, शिक्षा की दिशा में, आर्थिक दिशा में, किसी भी दिशा में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने वाले को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सब क्या है, ये गलत है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के स्तर कौन कौन से होते हैं, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। देखिए ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति, या आप इसको बोल सकते हैं विकास खंड, या आप इसको बोल सकते हो जनपद पंचायत, ठीक है। इसको पंचायत समिति के नाम से भी जाना जाता है, विकास खंड के नाम से भी जाना जाता है और जनपद पंचायत के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो स्तर है वो है जिला पंचायत का, ठीक है, इसे जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी ग्राम पंचायत के स्तर हैं, ठीक है। ये किसके, पंचायत के स्तर है, ये किसके हैं, पंचायत के स्तर हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं। ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं, यहाँ पे विकल्प दिए हुए हैं। ये मैं आपको बढ़िया से बताया था वहाँ पे जब चैप्टर का अध्ययन करा रहा था, बहुत डिटेल से। अब सभी आप इसको सही करने वाले हैं, मुझे पता है। देखिए जिन्होंने वीडियो मेरी देखी है, यदि भी आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल ही जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, ठीक है। उसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। जो ऑप्शन सी है वो है समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, ये सभी ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत हैं, मैंने बताया था आपको। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां कि कानूनगो के नाम से किसको जाना जाता है। कानूनगो के नाम से किसको जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है पटवारी, तहसीलदार, जिला अधिकारी, ठीक है, और सचिव। तो कानूनगो के नाम से जाना जाता है पटवारी को, ठीक है। यहाँ पे पटवारी सही ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटवारी को कानूनगो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटवारी के कामों को पहचानिए, सत्य और असत्य, यानी क्या सत्य है और क्या असत्य है पटवारी के बारे में। विकल्प ए, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, ठीक है। ऑप्शन बी, जमीन को नापना, ठीक है। ऑप्शन सी, जमीन का रिकॉर्ड रखना, और ऑप्शन डी, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी देना। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चूज नहीं करना है आपको, यहाँ पे सत्य और असत्य की पहचान करनी है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। देखिए किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना ये पटवारी का काम होता है, बिल्कुल सही है, सत्य है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। जमीन को मापना ये भी सत्य है, जमीन का रिकॉर्ड रखना ये भी सत्य है, सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसल के बारे में जानकारी देना ये सभी पटवारी के काम हैं। यहाँ पे ये सभी सत्य हैं, असत्य कोई भी नहीं है, ठीक है। तो पटवारी के कामों के बारे में मैंने आपको बताया था, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 12वां है वो है जरीब किसे कहते हैं। देखिए पटवारी के पास एक लोहे की जंजीर होती है और उस जंजीर का इस्तेमाल वो जमीन को मापने के लिए करता है। किसके लिए, मापने के लिए करता है। उस लोहे की जंजीर को ही जरीब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13वां है वो है खसरा किसे कहते हैं। देखिए खसरा जो पटवारी होता है जो रिकॉर्ड रखता है जमीन के बारे में, उसके के पास जो भी जानकारी होती है, जो भी एक तरीके से जो भी उसका रजिस्टर है, ठीक है, उसको खसरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें वो जमीन से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड रखता है। उसी रिकॉर्ड के ग्रंथ को खसरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसी रिकॉर्ड के पुस्तक आप बोल सकते हो, पुस्तक को खसरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ज़्यादातर पटवारी के पास क्या होता है कि एक मतलब कपड़ा सा होता है और उस कपड़े पे वो ज़मीन का सारा नक्शा बना होता है, ठीक है। इस तरीके से बुक में चित्र भी दिया हुआ है, तो वो चित्र ही जो एक वो क्या है, रिकॉर्ड है, ठीक है। पटवारी उसके माध्यम से रिकॉर्ड रखता है ज़मीन के बारे में, तो उसी को क्या है, खसरा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14वां है हमारा, यहाँ पे तहसील के बारे में पहचानिए, क्या सत्य है और क्या असत्य है। देखिए तहसील को तालुका के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी, तहसील में सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तहसील में जिला अधिकारी से नीचे तहसीलदार होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। उसके बाद डी है, जिला अधिकारी और तहसीलदार पटवारी के कामों का निरीक्षण करते हैं। यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सत्य हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, सब सही है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बारे में पहचानिए, क्या सत्य है और क्या असत्य है। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के बारे में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन है, इस कानून के मुताबिक बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। यही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की एक मांग थी, यानी ये इसको सही व्याख्या कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति को बेटे और बेटियों में बराबर भागों में बांटा जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ये सभी इसके फैक्ट्स हैं, ये इसके नियम हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सत्य हो जाएंगे। तो जो 15वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है हमारा यहाँ पे।